हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है? प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी। आपको ये याद रखना है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक। सबसे बढ़िया जो चालक है, चाहे हम ऊष्मा के लिए बात करें चाहे हम विद्युत के लिए बात करें, सबसे बढ़िया जो चालक है, चाहे हम ऊष्मा के लिए बात करें चाहे विद्युत के लिए बात करें, विद्युत धारा के लिए बात करें, वो है चांदी। चांदी बेस्ट कंडक्टर है। चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ चालक है, दोनों के लिए, ऊष्मा के लिए भी और विद्युत धारा के लिए भी। ऊष्मा और विद्युत धारा दोनों के लिए। ये जो मैंगनीन है ये मिश्र धातु है ना, अलॉय है, ये मिश्र धातु है। मैंगनीन है तो मैंगनीज तो आपको याद रहेगा ही, साथ में इसमें कॉपर होता है और साथ में इसमें निकल होता है। कॉन्स्टेंटन की बात करें तो इसमें कॉपर होता है और निकल होता है। नाइक्रोम की बात करें तो इसमें निकल है ना, नाइक्रोम है तो निकल है। उसके बाद इसमें क्रोमियम है, उसके बाद इसमें मैंगनीज है और उसके बाद इसमें आयरन है। मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम ये सारे के सारे क्या है? मिश्र धातु है। इलेक्ट्रिक हीटर में यूजुअली नाइक्रोम ही इस्तेमाल किया जाता है। जो मिश्र धातु होते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है, या फिर बोल दो जो मिश्र धातु होते हैं, जो अलॉय होते हैं, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो अधिक होती है। किससे? जो चालक होते हैं, कंडक्टर बोल दो आप, जो चालक होते हैं उससे। और कम होती है किससे? जो आपके कुचालक होते हैं। कुचालक बोले तो जो इंसुलेटर होते हैं, जैसे प्लास्टिक्स है, कागज है, ये सारे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोधकता है वो कुचालकों के पास है, उससे कम है मिश्र धातु के पास और सबसे कम है चालक के पास। और सबसे बढ़िया चालक कौन है? चालकों में भी सबसे बढ़िया चालक कौन है? चांदी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। अपसारी लेंस हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस को। ठीक, ऐसे संयोजन किया गया है। यह है अपसारी लेंस, यानी कि यह है अवतल लेंस, जिसकी फोकस दूरी आपको दी गई है। इसको मैं F2 बोल देता हूं। कितनी है भाई? 20 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं तो -20 सेंटीमीटर। यह है अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, और इसकी फोकस दूरी हम लोग धनात्मक लेते हैं तो ये 50 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पावर पूछूं तो पावर हमें चाहिए डायोप्टर में, तो हम लोग 100/F फॉर्मूला लगाएंगे। F हमारा सेंटीमीटर में होता है, तो 100 बट्टे में -20 हो जाएगा, और 20 पंचे में 100 होता है तो -5 डायोप्टर। ऐसे यहाँ पर हम लोग P1 निकालेंगे, फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे 100/F। F लेंगे सेंटीमीटर में, अगर F मीटर में है तो 1/F लिखेंगे, केवल 1/F। अगर सेंटीमीटर में है तो 100/F। तो 100 बट्टे में F हमारा यहाँ पर प्लस साइन के साथ 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 2 डायोप्टर। अब ये जो संयोजन है इसका हमें क्या चाहिए? समतुल्य शक्ति चाहिए, P नेट चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। जो इसके पास पावर है, जो इसके पास पावर है, दोनों को जोड़ देंगे। तो P1 है हमारे पास 2 डायोप्टर प्लस, और P2 है -5 डायोप्टर। जोड़ेंगे तो -3 डायोप्टर हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो हमारा आंसर -3 डायोप्टर, ए हमारा राइट आंसर। 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः A और B के सिरों पर विभव पात है, पोटेंशियल ड्रॉप है,
तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने लगने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 और I1/I2 क्रमशः। अब देखिए क्वेश्चन में ही आपसे कहा गया है कि ये जो दोनों प्रतिरोधक हैं ए और बी, ये लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक लगे होते हैं तो उन सारे से धारा एक समान प्रवाहित होती है, यहाँ पर दो विकल्प तो ऐसे ही कट जाता है। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो सारे प्रतिरोधकों से समान ही धारा बहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर I1 है, जो यहाँ पर I2 है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। भाई दोनों आपस में बराबर ही है तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। तो दो विकल्प तो यहाँ पर से ऐसे ही कट जाते हैं। ठीक। और श्रेणी क्रम के लिए याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका रेशियो अगर आपको लिखना है तो जो प्रतिरोध दिया होता है उसी का रेशियो आप लिख लो। तो R1 जो है वो 8 ओम है और R2 12 ओम है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। 4 से हम लोग काटेंगे इसको। ठीक। और जो हमारे पास टोटल V है उसका मान कितना है? 6 वोल्ट है। तो बस आप 6 वोल्ट को जो है 2:3 के रेशियो में बांट दो। तो यहां से V1 आ जाएगा 2/5 गुने में 6 यानी कि 12/5। ऐसे V2 आ जाएगा 3/5 गुने में 6, ये हो जाएगा 18/5। राइट। अब आपको लेना है इन दोनों का रेशियो। V1/V2 इज इक्वल टू 12/5 इंटू में 5/18, ये हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 2:3 है ना, 2/3। और यहाँ पर I1/I2 का रेशियो 1 आएगा। ठीक। तो 2/3 और 1, सी हमारा राइट आंसर। मैं यहाँ पर सर्किट भी बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक छोटा सा सर्किट में बना देता हूँ। ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट की है। मान लीजिए कि ये A है और ये B है, तो ये आपका 8 ओम है और ये है 12 ओम। ठीक। यहाँ से धारा जो बहेगी, जो धारा यहाँ से चलेगी वही धारा जो है इससे, वही धारा इससे, वही धारा पूरे सर्किट में बहने वाली है। कितनी धारा बहेगी आप ये भी बता सकते हो, कितनी धारा बहेगी आप ये भी बता सकते हो। I बराबर V/R इक्विवेलेंट कर दो। V का मान 6 है, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 और 8 20, 12 और 8 20, यानी कि 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर धारा जो है बह रही है पूरे सर्किट में, यानी जो I1 बराबर I2 बराबर है वो 0.3 एम्पियर है। आप चाहो तो इस धारा के निकालने के बाद यहाँ पर अलग से V1 निकाल सकते हो, V बराबर I इंटू में R से। यहाँ पर V2 निकाल सकते हो I इंटू में R से। वैसे भी करके आप V1 V2 निकाल सकते हो, लेकिन उतना करने की आवश्यकता ही क्या है जो हम आसानी से ऐसे लिख करके निकाल सकते हैं। ये रिलेशन आप कब लगाएंगे? जब श्रेणी क्रम में सर्किट पूरा आपको दिया हो तब। सी हमारा राइट आंसर। किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिनालिका हम जानते हैं, आपके पास एक इंसुलेटेड वायर है, आप इसको ऐसे ऐसे टर्न कर दो, ये परिनालिका है, केवल परिनालिका है। जब हम इससे बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो इसमें जो है धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारावाही परिनालिका। और याद करो मैंने आपसे कहा हुआ है कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सीधी होती है, समदूरस्थ होती है और समानांतर होती है। याद आया आपको? क्या होती है? सीधी होती है, समांतर होती है और क्या होती है? समदूरस्थ होती है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी एक समान होती है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बना दिया है, अब थोड़ा जो है सही है। स्केल से नहीं बनाया, हाथ से ड्रॉ किया है, तो लाइन जो है कहीं पर पास है कहीं पर दूर है।
लेकिन हम समदूरस्थ बोलते हैं कि सीधी होती है, समानांतर होती है, समदूरस्थ होती है। मतलब इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है हर जगह एक समान है। अगर यहाँ पर 1 टेस्ला है तो हर पॉइंट पर 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला ऐसे मान है। अब देखो अंदर अभी कुछ नहीं है, अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली है अंदर, बस तार को ऐसे टर्न किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। हमें क्या चूज करना है, कौन से कथन सही है? ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। अब मान लीजिए कि यहां पर मैं एक और परिनालिका बना लूं ऐसे, आपके पास कोई चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ में आप याद रखेंगे आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है, और ये निकल है, ये चुंबकीय पदार्थ है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक आयरन का रॉड लेते हैं और उस आयरन रॉड को जो है इसके भीतर डाल देते हैं, है ना, इसके भीतर डाल देते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आयरन रॉड के ऊपर जो है आपने क्या किया है कि इस तार को लपेट दिया है। तो ये जो आयरन है अब ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा, ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा और ये पूरा कॉम्बिनेशन अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लोहे की कील है। अब लोहे की कील चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक तो नहीं है, वो चुंबक से चिपकेगा लेकिन किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लोहे की कील। लेकिन उसी लोहे की कील के ऊपर आप क्या करते हैं, तार ऐसे लपेट देते हैं और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं उस तार को। तब देखना जो लोहे की कील है वो चुंबक के जैसे बिहेव करेगा। तो हम बोलेंगे कि जो लोहे की कील है वो चुंबकित हो चुकी है, ठीक। और वो पूरा सिस्टम जो है अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। और सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। ये जो अंदर में डालते हैं ना, इसको हम लोग क्रोड, अंग्रेजी में कोर बोलते हैं, हिंदी में क्रोड बोलते हैं। तो सॉफ्ट आयरन हम लोग क्या करते हैं, कोर लेते हैं बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। सॉफ्ट आयरन कोर, मृदु लौह क्रोड लेते हैं। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, ए और बी दोनों के दोनों सही है, डी हमारा राइट आंसर। सोनार में हम उपयोग करते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, देखो यहां पर SO का मतलब होता है साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड और R से रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। और पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20 किलो हर्ट्ज होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है ना, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। और इस सोनार का इस्तेमाल किया जाता है जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए और समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो है आपको याद रखने हैं, कंठस्थ करने हैं। तो पराश्रव्य तरंगे हमारा आंसर हो जाएगा। जो ध्वनि है अपने आप में तरंग है और पराश्रव्य ध्वनि है यानी कि पराश्रव्य तरंग है। ये अवश्रव्य तरंगे जो होती है इसकी जो आवृत्ति होती है ना, इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। जो श्रव्य तरंगी होती है इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। इससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो अल्ट्रासोनिक, और इससे हम नीचे आते हैं तो इंफ्रासोनिक, है ना। पराश्रव्य तरंगे और अवश्रव्य तरंगे या फिर पराश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि। मानव कान जिस ध्वनि को सुन सकता है वो होती है श्रव्य ध्वनि, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी है तभी जो हमारा कान है उस साउंड को सुन पाएगा। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो नहीं सुन पाएगा, 20 हर्ट्ज से कम है तो भी नहीं सुन पाएगा। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपनी आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा
अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, जहां m मास है, g है गुरुत्वाकर्षण और h है हाइट। अब आपसे कहा गया है कि ये जो कार है, अब भले ये कार ना लगे लेकिन मान लो ये कार है, ये समतल सड़क पर चल रही है, त्वरित है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। ये कार जो है समतल सड़क पर चल रही है, किसी स्पीड से चल रही है, मान लो किसी स्पीड से चल रही है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताना है। देखो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा क्या? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, जी के मान में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होने वाला है, एच के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि बोल ही रखा है यहाँ पर कि समतल सड़क है, एकदम से फ्लैट है। कहीं पर ऐसा नहीं है, इस टाइप से नहीं है कि भाई ऊपर चढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, नीचे अगर कार आती है तो स्थितिज ऊर्जा थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं, एकदम से समतल सड़क है, ऐसे फ्लैट है, प्लेन है। तो ये जो H है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आएगा, तो परिवर्तित नहीं होती है, ये हमारा आंसर। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, यहां से एक पिंड को जो है ऊपर की ओर फेंका जाता है u स्पीड से। अब ऐसा तो है नहीं कि अंतरिक्ष में ये चला जाएगा, हम फेंकते हैं किसी वस्तु को तो है ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर मतलब लंबवत रूप से ऊपर फेंका गया है। हालांकि हम लोग अगर हाथ से फेंकते हैं तो वो लंबवत तो वस्तु नहीं जाती है, लेकिन मान लो फिर भी कि लंबवत है, तो जब हम किसी वस्तु को फेंकेंगे लंबवत ऊपर की ओर, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अंतरिक्ष में वस्तु चली जाएगी भाई, कहीं ना कहीं जा करके वो रुकेगी और फिर वहां से लौटेगी। हम जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे जो है उसकी चाल घटती जाती है। अब बोल सकते हो कि वेग जो है उसका कम होता जाता है, वेग कम होता जाता है। फिर एक ऊंचाई हमें ऐसी मिलती है कि जब वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? क्या दिशा में परिवर्तन के कारण? नहीं, दिशा तो समान है ऊपर की ओर, चाल में परिवर्तन के कारण। तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे जो उसकी चाल है वो घटती जाती है। हम बोल सकते हैं कि वेग जो है उसका कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एक ऊंचाई पर जो है वेग जीरो हो जाता है। वो जो ऊंचाई होती है वो मैक्सिमम होती है, वो ऊंचाई जो है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम हाइट होती है वो। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब कि अंतिम वेग वहां पर जीरो हो चुका है। मैक्सिमम हाइट मतलब अंतिम वेग जो है जीरो हो चुका है। और आपको याद रखना है, जब भी हम वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो जो हम त्वरण लेंगे वो माइनस जी के बराबर लेंगे, माइनस जी के बराबर लेंगे। अब लगाएंगे यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी हमारा यहाँ पर जीरो है तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, u सवाल में ही दे रखा है, u इज इक्वल टू 2a के स्थान पर हमें क्या लेना है, माइनस जी लेना है, और s हमारा यहाँ पर h है, और h जो है ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम हाइट है h। यहाँ पर देखो तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh हो जाएगा, हमें h चाहिए, तो h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बट्टे में 2g। और ये जो फॉर्मूला है आप याद रखेंगे, सीधा याद रखना है, इतना करने नहीं जाना है बार बार। जब हम किसी वस्तु को u स्पीड से फेंकते हैं, जब हम किसी वस्तु को u स्पीड से फेंकते हैं तो मैक्सिमम इतनी ऊंचाई पर जो है वो वस्तु जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वस्तु को जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंकते हैं, लंबवत ऊपर की ओर फेंकते हैं, इस स्पीड से फेंकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जो है वस्तु ये जाने वाली है, तो आप झट से क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। समझे आप? u का मान डालेंगे 5 गुने में 5, g का मान मान लो कि 10 है तो यहाँ पर 10 डाल देंगे, ठीक, तो 5 दुने में 10 हो जाएगा, यानी कि 5 बट्टे में 4, ये मीटर में हाइट 5/4। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। डायरेक्ट जो है आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है।
इतना बुद्धि बैठ करके नहीं लगाना है, सीधा फॉर्मूला याद रखना है। u स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, लंबवत ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो अधिकतम जो है u²/2g हाइट तक वो वस्तु जाती है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी कि g, अगर हम g की बात करते हैं तो g का मान जो है पृथ्वी के सतह पे ही सरफेस पे ही अलग अलग स्थान पे अलग अलग हो सकता है। जो पोल होता है ध्रुव, जो ध्रुव होता है पोल, चाहे हम नॉर्थ पोल की बात करें चाहे साउथ पोल की बात करें, पोल पर जी का मान आपको याद नहीं रखना है, बस मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। आपको याद ये रखना है कि कहां पर ज्यादा होता है कहां पर कम होता है। वैल्यू आपको नहीं याद रखना है, 9.83 होता है। और जो इक्वेटर होता है याद रखिएगा, सरफेस पे, सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, चाहे पोल पर चाहे इक्वेटर पे, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं। इक्वेटर पर चले जाओ तो सरफेस पे जो जी का मान होता है वो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपको ये मान नहीं याद रखना है, आपको जो याद रखना है वो है ये कि पोल पर जी का मान जो है ज़्यादा होता है इक्वेटर से, ठीक। और हम बात सरफेस के लिए ही करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, सेंटर में, तो 0 होता है। अब यहीं से आप याद रखेंगे भार के बारे में कि जो भार होता है वो द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जहां जहां बदलेगा भार भी बदलेगा। अब यहां पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो चुका है, तो हम बोलेंगे कि जो भार है वो 0 है। पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है, तो हम बोलेंगे कि जो पोल पर भार है वो मैक्सिमम है, ठीक। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा सरफेस पे, ठीक है। वैसे तो मिनिमम सेंटर पे है, भार 0 है, लेकिन हम सरफेस की अगर बात करें तो इक्वेटर पर मिनिमम और पोल पर जो है अधिकतम। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ध्रुव से हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो जी का मान लगातार क्या होगा, कम होगा, यानी कि भार जो है कम होगा। तो किसी भी प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। विषुवत वृत्त यानी कि वही इक्वेटर तथा ध्रुवों पर समान होता है, गलत हो जाएगा। ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, गलत हो जाएगा। विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, सही हो जाएगा। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है, ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता नहीं है, घटता है। ध्रुव से पोल की तरफ आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है लगातार घटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापक्रम, देखो सन से जितनी दूरी पर चंद्रमा है उतनी ही दूरी पर हमारी पृथ्वी भी है। सन से जितनी दूरी पर चंद्रमा है उतनी ही दूरी पर हमारी पृथ्वी भी है। चंद्रमा पे दिन के समय जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्या आपने कभी 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा है अर्थ पे? नहीं देखा है। चंद्रमा पर रात के समय जो टेम्परेचर है वो -190 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्या आपने पृथ्वी पर कहीं पर -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुना है? नहीं सुना होगा आपने। अब देखो जो मून है, जो चंद्रमा है और जो पृथ्वी है, दोनों सन से लगभग बराबर ही दूरी पर है, समान ही दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर है, ठीक। लेकिन देखो चंद्रमा पे दिन के समय में 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, रात में -190 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। इतना ज्यादा वेरिएशन होता है। दिन के समय चंद्रमा बहुत ही गर्म हो जाता है, रात के समय में वही चंद्रमा बहुत ही ठंडा हो जाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन हमारे अर्थ पे नहीं देखने को मिलता है। कारण क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं है तो सन से सारी की सारी हीट जो है चंद्रमा पर पहुंचती है, जिससे दिन में तापमान ज्यादा हो जाता है और रात में तापमान कम हो जाता है। इतना वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा की सतह ने जो ऊष्मा को अवशोषित की गई होती है, जब चंद्रमा की सतह ऊष्मा को छोड़ती है तो सारी की सारी ऊष्मा निकल जाती है अंतरिक्ष में, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं। जो ये वायुमंडल है
ये क्या है कि खराब चालक है, खराब चालक है। वायुमंडल बोल दो या फिर बोल दो वायु खराब चालक है। ठीक है, हो सकता है लिख करके आ जाए कि कुचालक है, ये भी लिख करके आ सकता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो खराब चालक है। तो पृथ्वी के केस में क्या होता है कि जो चारों तरफ का वायुमंडल है वो सन से आने वाली जो हीट रेडिएशंस होती है उसका 50% ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचने देती है। तो 50% को तो वायुमंडल ने रोक दिया। तो इससे क्या है कि दिन के समय पृथ्वी गर्म तो होगी लेकिन उतनी गर्म नहीं होगी। उसके बाद कम ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा पृथ्वी के द्वारा, क्योंकि 50% ही ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंच रही है। तो अवशोषण भी कम होगा, तो पृथ्वी के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाएगा वो भी कम ही होगा। पृथ्वी के द्वारा जो अवरक्त विकिरणें जो उत्सर्जित की जाती है उसकी मात्रा भी तो कम ही होगी। उसमें भी क्या है कि कुछ जो है वायुमंडल में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्रीन हाउस गैस के द्वारा, और कुछ जो है अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो और कम हो जाती है ऊष्मा, है ना, ऊष्मा जो है और कम हो जाती है। इससे रात के समय में टेम्परेचर जो है ज़्यादा माइनस में है, या फिर बोल दो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो पृथ्वी के द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है, अवरक्त विकिरणें होती है, उसको अवशोषित कर लेती है। सारी को अवशोषित नहीं करती है, बहुत सारी ऊष्मा जो है वो अंतरिक्ष में चली जाती है, लेकिन बहुत सारी ऊष्मा को वो अवशोषित कर लेती है और वापस से जो है वायुमंडल में चारों तरफ एमिट करती है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो गर्म रहता है, बना रहता है। इसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसका नतीजा हमें यह देखने को मिलता है। तो पृथ्वी का तापक्रम, यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापक्रम दिन के समय बढ़ता तथा रात के समय घटता, है ना। दिन के समय बढ़ता, रात के समय घटता। दिन के समय सारी की सारी हीट रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती, और रात के समय पृथ्वी जो भी ऊष्मा का उत्सर्जित करती सब के सब अंतरिक्ष में चली जाती, तो टेम्परेचर काफी गिर जाता। ठीक, तो सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है, वायरल डिजीज नहीं है, है ना, वायरल डिजीज नहीं है। तो डेंगू वायरस के कारण होता है, और डेंगू के लिए जो वेक्टर है, जो वाहक है, वो है एडीज मॉस्क्यूटो मच्छर। एडीज मॉस्क्यूटो, इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। एड्स एचआईवी के कारण होता है। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक, साल्मोनेला टाइफी। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, तो हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा। आपने सुना होगा इन्फ्लुएंजा का ही टाइप है भाई, इन्फ्लुएंजा को हम लोग सिंपली फ्लू भी बोल देते हैं। तो आपने स्वाइन फ्लू सुना होगा और आपने बर्ड फ्लू सुना होगा। तो स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस के कारण, और बर्ड फ्लू होता है H5N1 वायरस के कारण। ठीक, ये 1 है। एक कोश के यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। एक कोश के है, साथ में यूकैरियोटिक है, इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, तो ये विकल्प जो है बिल्कुल सही है। विटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत वर्गीकृत किया गया है, यह भी सही है। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों सपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं, यह भी सही है। मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया आते हैं जो कि सपोषी है, और मोनेरा में दूसरे टाइप के बैक्टीरिया भी आते हैं जो अवघटक होते हैं, वो परपोषी हो जाएंगे, विषमपोषी हो जाएंगे। प्रोटिस्टा में कुछ एल्गी आते हैं जो कि सपोषी है, तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जैसे कि प्रोटोजोआ है जो परपोषी है, तो सही है। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में सपोषी परपोषी दोनों तरह के जीव हैं। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है नहीं। मोनेरा का मतलब क्या, बैक्टीरिया। मोनेरा में सारे के सारे क्या है, बैक्टीरिया ही तो है, और बैक्टीरिया में हम जानते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है।
बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ये मान लो कि साइटोप्लाज्म है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है कि बस ऐसे ही नाभिक कोशिका द्रव में ऐसे पड़ा होता है, नग्न अवस्था में पड़ा होता है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए होता है, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए नहीं होता है। ये डीएनए जो है जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, ऐसी कोशिका द्रव में नग्न पड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, डेड सेल्स पाई जाती हैं? ये उपकला ऊतक, ये तो एनिमल टिश्यू है, इनके सेल्स तो लिविंग होते हैं भाई, है ना, लिविंग होते हैं। मृदु ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यू, इनके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, यानी कि सजीव होते हैं, जीवित होते हैं। स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा, इनके सेल्स भी लिविंग होते हैं। दृढ़ कोण जो ऊतक है, इनके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल में जमा हो जाता है आकर के लिग्निन आकर के जमा हो जाता है, इसी कारण से बी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है तो यह है विषाणु। देखिए, जो वायरस है हम जानते हैं कि ये एक संयोजक कड़ी है सजीव और निर्जीव के बीच। संयोजक कड़ी है जो वायरस है, ये क्या है? संयोजक कड़ी है। ये संयोजक कड़ी है सजीव और निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी है। यानी वायरस जब किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं होता है तब ये निर्जीव के जैसे होता है, लेकिन जब वो लिविंग सेल में पहुंचता है तो सजीव के जैसे बिहेव करता है। अब वायरस के पास खासियत ये है कि इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी कि क्रिस्टल रूप में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। मीन्स इसको जो है एक सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, सॉलिड क्रिस्टल के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको स्टोर करके रख दो कहीं पर। उसके बाद जब इसको डीक्रिस्टलाइज किया जाएगा, लिविंग सेल में डाला जाएगा, वापस से ये सजीव के जैसे बिहेव करेगा। मतलब जब हम इसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं तब ये इनएक्टिव हो जाता है और बाद में इसको हम एक्टिव भी कर सकते हैं। रख दो 10 सालों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल के बाद ये वापस से एक्टिव हो जाएगा। ये काम जो है हम किसी लिविंग सेल के लिए नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि जीवाणु है, अमीबा है, शुक्राणु है, इन सारे के लिए नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें क्रिस्टलाइज करेंगे तो ये मर जाएंगे। अगर हम इन्हें क्रिस्टलाइज करेंगे, सॉलिड पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर्ड रहे, तो ये मर जाएंगे, ये डेड कर जाएंगे। ये वायरस के साथ ही हो सकता है, वायरस के साथ ही पॉसिबल है। सी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? बैलेंस्ड डाइट का उदाहरण है। अब बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या हुआ कि हमें भाई ऐसा आहार चाहिए जिसको खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, है ना, प्रोटीन भी मिल जाए, फैट भी मिल जाए, विटामिन्स भी मिल जाए, और क्या मिल जाए? मिनरल्स भी मिल जाए, है ना। मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल मिल जाए तो भी चलेगा। फैट हमें थोड़े बहुत अमाउंट में ही चाहिए होता है, ज़्यादा फैट हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता है। यहाँ पर देखो रोटी में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ भी रोटी है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। सब्जियों में आपको विटामिन्स मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे। फैट का यहाँ पर कोई बढ़िया सोर्स है नहीं। देखो, बर्गर, चिप्स तो आप सुनते ही हो कि भाई, या फिर कोल्ड ड्रिंक है, इन सारे को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक यहाँ भी है, कंज्यूम नहीं करना चाहिए। चावल ठीक है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोटी में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। सब्जी के ऊपर डिपेंड करता है भाई कौन सा सब्जी है, वहाँ से विटामिन और मिनरल मिल जाएगा। रोटी, दाल, सब्जी, इनमें फैट का जो है कोई सोर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बेस्ट विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? खाद्यों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाना चाहिए। भाई, खाने पीने की चीज़ें हैं, उन्हें रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का हमें उपयोग करना चाहिए।
तो ये कथन सही नहीं है। हमें प्लास्टिक से बचना है, प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग हमें कम से कम करना है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है, अजैव निम्नीकरणीय है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। मीन्स इसका अपघटन जो है सूक्ष्म जीव अपने एंजाइम को सिक्रीट करके नहीं कर पाएंगे, ये वातावरण में लंबे समय तक पड़े रहेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो प्लास्टिक के यूज पर हम जानते हैं बहुत सारी जगहों पर बैन भी लगाया गया है, ये बात अलग है कि लोग फिर भी करते हैं यूज। दुकानदारों को कानूनन प्लास्टिक बैग उपयोग करना अनिवार्य है? नहीं भाई, कानून मना करता है ना, अनिवार्य नहीं करेगा कानून। प्लास्टिक के बैग का उपयोग अनिवार्य, ये तो महागलत है। हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। तो प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, हमें प्लास्टिक की थैली में कचरा भी नहीं डालना है। प्लास्टिक की थैली में कचरा डालेंगे बाद में तो फिर हम उस कचरे के साथ प्लास्टिक की थैली को भी फेंकेंगे। तो यही चीज़ कहा जा रहा है, प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। प्लास्टिक की थैली का, कचरे को प्लास्टिक की थैली में रखना नहीं है, प्लास्टिक को फेंकना नहीं है, तो ये सही है। उपयोग के बाद प्लास्टिक की थैलियों को जलाकर उनका निपटान किया जाना चाहिए। देखिए प्लास्टिक को जलाने पर जो है टॉक्सिक गैसेस जो है रिलीज होती है, टॉक्सिक गैस रिलीज होती है। जैसे कागज़ को आप जलाएंगे तो वायु प्रदूषण उससे भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। टॉक्सिक गैस जो है यहाँ से रिलीज होती है जब प्लास्टिक को जलाते हैं, यानी इससे वायु प्रदूषण जो है वो ज़्यादा होगा। तो प्लास्टिक की जो भी सामग्री है उनको जलाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक को जो है कारखानों में रिसाइकलिंग किया जाना चाहिए। सी हमारा आंसर। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन मीटर, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन मापता है। यूरिनोमीटर यूरिन का विशिष्ट गुरुत्व मापता है। विशिष्ट गुरुत्व का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो यूरिन है, यूरिन का जो घनत्व है, मूत्र का जो घनत्व है बट्टे में, जो पानी का घनत्व है, तो ये पूरा मान जो है ये डिवाइस बता देता है। ये एक प्रकार का जो है हाइड्रोमीटर है, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये एक डिवाइस है, साइंटिफिक डिवाइस है, जो मापता है कि कोई पदार्थ कितने प्रकाश को अवशोषित कर रहा है या फिर कितने प्रकाश को वो प्रसारित कर रहा है, फैला रहा है। सी हमारा आंसर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक का मतलब बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया ही तो होते हैं। तो बैक्टीरिया है ना, ये मान लीजिए कि बैक्टीरियल सेल है। हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। राइबोसोम भी होता है इसमें, यही तो दोनों होते हैं। राइबोसोम के अलावा है ही क्या इसके पास? जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप का। इनके होते हैं दो सब यूनिट, एक होता है बड़ा लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट होता है 50S टाइप का और स्मॉल सब यूनिट होता है 30S टाइप का। यहाँ 70 का मतलब 40-30 मत कर देना, ठीक है। 50S 30S होता है, ये बड़ा सब यूनिट है और ये छोटा सब यूनिट है, तो 50-30। सी हमारा आंसर। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ना ये जो 70S टाइप का राइबोसोम है ये भी पाया जाता है, लेकिन 80S टाइप का भी पाया जाता है। अब इसका तो मैंने आपको बता दिया कि इसके दो सब यूनिट है 50S और 30S। इसका भी आप याद रखो 60S और 40S, ये भी आप याद रखो। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का भाई कारखाना है, प्रोटीन बनवाता है ये, प्रोटीन बनाता है ये। किसी कार्बनिक यौगिक में एक
प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है, मैं अपने मन से एक कार्बनिक यौगिक बनाता हूं यहां पर, खतरनाक वाला। ठीक, ये एक कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है ये। अभी इसके पास अपना कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण है। अब मान लीजिए मैं यहां पर क्या करता हूं, एक कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूं। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, है ना, ऐसे कीटोन का हो सकता है, एस्टर का हो सकता है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर जो है एल्कोहल फंक्शन ग्रुप लगा दिया। अब इस पूरे यौगिक का जो गुण है ये डिसाइड करेगा, ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। ठीक, इसीलिए इसे जो है क्रियात्मक समूह कहा जाता है या फिर प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप होता है, अब ये पूरा यौगिक का जो फंक्शन है ये डिसाइड करेगा। तो इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है फंक्शनल ग्रुप, सी हमारा आंसर। जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो डैश और जल बनेगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको नींद में भी याद होना चाहिए। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये तो अम्ल है, ये तो अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल क्षार अभिक्रिया जब करते हैं तो क्या बनता है, जल तो बनता ही है, वाटर तो बनता ही है और एक लवण बनता है। तो यहां पर लवण बनेगा CH3COONA। इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक, सोडियम एसीटेट, बी हमारा आंसर। अब देखो ये जो है ना, ये कमजोर अम्ल है, वीक एसिड है, ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्ट यहां पर मिला सोडियम एसीटेट, इसका पीएच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, यानी कि क्षारीय लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ये जो लैक्टिक एसिड है इसके कारण हमारी पेशियों में थकान होता है। जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और हमारी पेशियां जो है थकने लगती है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, ये आपका हो जाएगा CH3CHCOOH, उसके बाद OH। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। कार्बन कितने हैं इसमें देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो लैक्टिक एसिड में जो है 3 कार्बन होते हैं, ये आपको नहीं भूलना है। 3 कार्बन वाला यौगिक है ये लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला चाहो तो आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बन कितने हैं, 3 है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। यह दुर्गंध युक्त गैस डैश है। सोडियम सल्फाइड, ये सोडियम सल्फाइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है और सड़े हुए अंडे जैसी गंध करती है ना, स्मेल लाइक रोटेन एग्स, सड़े हुए अंडे जैसी गंध करती है ये गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, बी हमारा आंसर। ये सवाल जो है पिछले वाले सेट में भी आया हुआ था मेरे ख्याल से, तो बाय मिस्टेक यहां पर ये रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। देखो जल को गर्म करके हम जलवाष्प बना सकते हैं और जलवाष्प को ठंडा करके वापस से जल बना सकते हैं। तो अगर हम मान लो, तो अगर हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग वापस से उलट सकते हैं, तब वो भौतिक परिवर्तन होगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है।
बर्फ के गलन पर जल का बनना, बर्फ को गला करके हम जल बना देंगे, जल को जमा करके वापस से बर्फ बना देंगे। तो यहाँ भी क्या है कि हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना, जल में जब हम लवण को मिलाएंगे तो एक विलयन प्राप्त होगा, लेकिन हम जल और विलयन को वापस से अलग भी कर सकते हैं। तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, देखो गैसों का जो दहन होता है या फिर किसी भी पदार्थ का जो दहन होता है, जलना होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। आपके बॉडी में जो फूड बर्न होता है ना, आपके बॉडी में जो फूड बर्न होता है रेस्पिरेशन में, जो या फिर जो डाइजेशन है, उसके बाद लोहे में जंग लगना है, ईंधन का जलना है या किसी पदार्थ का जलना है, सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कागज को आपने जला दिया तो आप वापस से वो राख को आप कागज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो ना, तो वो दहन है जो कि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भी अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? धातुएं जो होती है विद्युत की चालक होती है, बिल्कुल सही बात है। और हम लोगों ने देखा भी, चांदी जो कि एक धातु है, सर्वश्रेष्ठ चालक है। ध्वनिक प्रकृति, पीटने पर टन की आवाज आती है, धातुओं की ही विशेषता है ये। तन्यता, धातु को हम क्या कर सकते हैं कि खींच करके तार बना सकते हैं, धातु को खींच करके तार बनाया जा सकता है, धातु को पीट करके चादर बनाया जा सकता है। तो ये धातुओं की विशेषता है। द्युतिहीनता, देखो जो धातु होते हैं उनमें चमक होती है, धातुएं जो होती है वो चमकीली होती है, उनमें चमक होती है। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उनमें चमक होती है, जबकि अधातुओं में नहीं होती है। तो यहाँ पर द्युतिहीनता का मतलब चमक की कमी, ठीक है, चमक की कमी। लेकिन एक अपवाद है अधातु में, आयोडीन। आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें धातु जैसी चमक होती है। आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें धातु जैसी चमक होती है। जो धातुएं होती है विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन हम जानते हैं कार्बन जब अपने ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है तब वो विद्युत का चालन करता है। तो ये भी अपने आप में एक अपवाद है। तरल में प्रवाह अद्वितीय गुण होता है। तरल में प्रवाह अद्वितीय गुण होता है मतलब जो फ्लूइड होता है वो जो बहता है, ये एक यूनिक फीचर है फ्लूइड का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो फ्लूइड हम उसे बोलते हैं, तरल हम उसे बोलते हैं जिसमें बहाव होता है, जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जिसमें बहाव का गुण होता है। और ये जो फ्लो करने का जो गुण है ये हमें गैसों में भी देखने को मिलता है, साथ में जो लिक्विड होता है भाई, द्रव होता है, उसमें भी देखने को मिलता है। गैस और द्रव दोनों में देखने को मिलता है। तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में बहने की टेंडेंसी है। लोहे से बनी वस्तुओं में जंग लगने को कहते हैं। लोहा जब अपने प्योर फॉर्म में होता है तो ऐसे चमकदार होता है, देख लो। फिर धीरे धीरे लोहे की जो है ये हाल हो जाती है। लोहे के ऊपर जो है एक परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। इसे हम लोग जंग बोलते हैं। ये जंग है, ये जंग का फॉर्मूला है Fe2O3। Fe2O3.X2XS2 है। यहाँ पर ये H2O जो है ये क्रिस्टल जल के अणु है, और यहाँ पर X जो है क्रिस्टल जल के कितने अणु है दिखा रहा है। तो ये अणु जो है फिक्स नहीं होते हैं संख्या में, इसलिए यहाँ पर X है, कुछ भी मान हो सकता है। ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, है ना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। और जंग लगना अपने आप में क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और इसे हम लोग संक्षारण भी बोलते हैं, इसे हम लोग संक्षारण भी बोलते हैं। तो जंग लगना अपने आप में एक संक्षारण है, क्रोजन है। तो संक्षारण है तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। सी हमारा आंसर। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। यह नाइट्रोजन एटम है, यह नाइट्रोजन गैस है। इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, एटॉमिक मास 14 है। ये तो भाई मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 28। 2 एटम्स है ना, तो 14 गुने में 2 28। तो हमारा आंसर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा।
N2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेट नंबर 5 समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।